नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और यहाँ दो शब्द मोटिवेशनल कोड आपके लिए लिखा गया है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ऐ दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मतलब आपको निरंतर प्रयास करना है। अगर असफलता भी आती है तो आपको घबराना नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए, पहला दिया गया प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दिया गया है 23 अक्टूबर, दूसरा दिया गया 20 अक्टूबर, तीसरा दिया गया 28 अक्टूबर और चौथा दिया गया 24 अक्टूबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। 28 अक्टूबर को एनिमेशन दिवस मनाया जाता है और यह कब से प्रारंभ किया गया है? सन 2002 से प्रारंभ किया गया। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से इंटरनेशनल एनिमेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि दिवस कौन सा है? 28 अक्टूबर। अब अक्टूबर माह से कुछ महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं और आपके यहां दिए भी गए हैं आपके विकल्प में। तो इनको अगर हम रिकॉल कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें 23 अक्टूबर की मित्रों, तो 23 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में, साथ ही साथ विश्व आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम यहां याद करें तो हाल ही में 7वां आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? तो जयपुर और ये राजस्थान, जयपुर के राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या है 2022 की आयुर्वेद दिवस की, तो हर घर हर दिन आयुर्वेद जो है ये 2022 की थीम है। अगर हम बात करें आयुर्वेद के जनक के रूप में, तो भगवान धनवंतरी जी को माना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो धनवंतरी जी को माना जाता है। अगर बात करें 20 अक्टूबर की, तो आपको याद रखना है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। यह किसकी स्मृति में? तो पीसी महालोविस की उपस्थिति की स्मृति में मनाया जाता है। यह 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगर 24 अक्टूबर के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। कितने भाग हैं? मुख्य इसके 6 भाग हैं। साथ ही साथ 6 भाषाएं इनकी भाषाएं हैं। और यहां पर नवीनतम सदस्य या सदस्य देशों की संख्या 193 है। दक्षिणी मैसिडोनिया जो है ये नवीनतम सदस्य देश के रूप में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस जो हैं ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में हैं। अगर हम बात करें यही 5 अक्टूबर की, तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। और अगर इसी बात को ध्यान दें तो राष्ट्रीय डाल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जलीय जीव के रूप में इसे कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। यह कुछ महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा
कौन है? तो देखिए विकल्प दिया गया हमारा, पहला इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां जो हमारा पहला सही आंसर जो है यह विकल्प नंबर 20 सही होगा। अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और किस देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो ये पहले स्थान पे यूएसए का है, दूसरे स्थान पे दुबई का है या दूसरे स्थान पे सबसे व्यस्त है और तीसरे स्थान पे आपका जो जापान का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है या तीसरे स्थान पे है। अब यहां अगर हम बात करें मित्रों भारत के परिप्रेक्ष्य में तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया के 10 व्यस्ततम मतलब दुनिया के व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में किस क्रम पे आता है? तो 10वें नंबर पर है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया के 10वें नंबर पर सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में किसे जाना जाता है या कौन है? तो यह भारत का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको याद रखना है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब इसने जीता है लगातार दूसरी बार। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें मित्रों तो आपको याद रखना है कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां? बेंगलुरु में स्थित है। आपको याद रखना है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। अगर बात करें कोविड चैंपियन पुरस्कार किस भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है? कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सारी बातों को आपको जरूर याद रखना है। देखिए यहां दो पिक्चर दिखाया गया है, पहला आपका ये अटलांटा जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में है और यूएसए से संबंधित है, और 10वें स्थान पे अपने भारत का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश के धर्मशाला बाजार चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मतलब एक आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में धर्मशाला बाजार है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए पहला है भगत सिंह, दूसरा गुरु नानक देव, तीसरा सांभा जी और चौथा दिया गया लता मंगेशकर चौक। यहां से सही हमारा आंसर जो है यह विकल्प नंबर 20 सही होगा। गुरु नानक देव के नाम पर उत्तर प्रदेश के धर्मशाला बाजार का नाम परिवर्तित करके रखा गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भगत सिंह चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा गया है? भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। और आपको ध्यान रखना है अगर बात करें लता मंगेशकर चौक के बारे में तो जो अयोध्या कैंट जो पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पे एक चौराहे का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? लता मंगेशकर चौक रखा गया है। अगर यहीं से बात की जाए कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर कोकिला या भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? तो लता मंगेशकर जी को जाना जाता था। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब यहां बात हो रहा था गुरु नानक जी से, तो आपको ध्यान रखना है कि सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए एक श्रेणी के माध्यम से हम लोग उसको देखें। देखिए पहला दिया गया आपका गुरु नानक जी को सिख धर्म का प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है।
दूसरा आपका दिया गया है गुरु अंगद थे, इनको गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में जाना जाता है। यहां जो प्रत्येक गुरु हैं, सिख धर्म के जो गुरु हैं, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को आपको यहां पर एक साथ कंपाइल किया गया है, आप इसको जरूर ध्यान दें। देखिए, अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक पूछा जाता है कि निम्न में से गुरुमुखी लिपि के जनक किसे कहे जाते हैं, तो गुरु अंगद जी को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। अगर बात करें अमरदास की, तो 22 गद्दी का निर्माण किसने किया था, तो अमरदास जी ने किया था। अर्जुन देव, यहां से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो अर्जुन देव जी ने करवाया था। और गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरराय जी ने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेने वाले कौन से सिख गुरु थे, तो हरराय जी थे। हरकिशन जी अल्पवयस्क, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कौन से सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु अल्पवयस्क अवस्था में हो गई थी, तो हरकिशन जी थे। अगर बात करें यहां तेग बहादुर जी के बारे में, तो औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर को फांसी दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह, पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं उत्तर प्रदेश से जिनका नाम परिवर्तित किया गया है, वो भी यही देख ले। देखिए, जैसे गोरखपुर के उर्दू बाजार का नाम रखा गया है हिंदू बाजार, मियां बाजार का नाम माया बाजार, और इलाहाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज जंक्शन किया गया है। इकाना स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि इसका नाम परिवर्तित करके बनारस स्टेशन किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम परिवर्तित करके पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के रूप में किया गया है। मुगल सराय स्टेशन का दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया गया है। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज किया गया है। और फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कैंट के रूप में परिवर्तित करके किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का दूसरा तराई हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। और ये किन किन जगहों से मिलकर बनाया जाएगा, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ दुधवा नेशनल पार्क और कतनिया घाट नेशनल पार्क जो हैं, इनसे सम्मिलित रूप से मिलाकर तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा। पहला कौन है, शिवालिक है, जो कि कहां से संबंधित है, तो बिजनौर और सहारनपुर से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए, पहला दिया गया एलन मस्क, दूसरा दिया गया पराग अग्रवाल, तीसरा जेफ बेजोस, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीद लिया गया है। कितने, 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया है, एलन मस्क ने किया है। साथ ही आपको याद रखना है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगर बात करें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो आपको याद रखना है आलिया भट्ट जो हैं, ये पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई हैं। अगर हम बात करें एलन मस्क की, तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पे कौन है, एलन मस्क है। अगर हम बात करें यहीं पर कि जो ट्विटर है, ट्विटर के सीईओ के रूप में कौन भारतीय के रूप में थे, तो पराग अग्रवाल जो ये ट्विटर के सीईओ के रूप में थे, लेकिन जब ट्विटर का अधिग्रहण एलन मस्क के द्वारा किया गया तो पराग अग्रवाल और अन्य तमाम सारे कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया गया। अगर हम बात करें जेफ बेजोस की, तो आपको याद रखना है अमेजन के फाउंडर या अमेजन के संस्थापक या मालिक कौन है, तो जेफ बेजोस है। और जेफ बेजोस को ही पीछे छोड़कर गौतम अडानी जो हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर की सूची में शामिल हुए हैं। कौन, गौतम अडानी। अगर हम बात करें यहाँ ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा,
जेफ डोसी के द्वारा ट्विटर की स्थापना की गई थी। इनके साथ अन्य 3 और थे, लेकिन आपको जेफ डोसी जरूर याद रखना है, ट्विटर के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और एलन मस्क से आपको याद रखना है स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? या टेस्ला और अन्य सारी कंपनियां हैं, इसके मालिक कौन है? तो ये एलन मस्क है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, एनवायरमेंट की दृष्टिकोण से आपको याद रखना है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। तो यहां देखिए विकल्प हमारा दिया गया, पहला यूएनडीपी, दूसरा यूएनईपी, तीसरा यूएनएफसीसीसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम अपना आंसर जाने तो हमारा आंसर विकल्प नंबर बी होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो कि यूएनईपी का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में किया जाता है और इसी के आधार पर प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है, यहां पर स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यूएनडीपी से संबंधित, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। कहां है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथ ही साथ याद रखना है बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही साथ एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का वर्तमान में स्थिति कितना है? तो सूचकांक 132 है। अगर हम बात करें यूएनएफसीसीसी के बारे में, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, हाल ही के परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो आपको इसको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1992 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है? बोर्न शहर में है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां पर आपको याद रखना है पहला पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही यूएनएफसीसीसी की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां है? बोर्न में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अब यहां बात हो रही है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट का, कि इस रिपोर्ट में क्या निकल के आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल उत्सर्जन है वो विश्व के 7 देश हैं, ये 55% उत्सर्जन करते हैं, जिसमें भारत का स्थान जरूर आपको याद रखना है। भारत का स्थान तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे ग्लोबल उत्सर्जन में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो चीन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे यूरोपीय यूनियन है और तीसरे स्थान पे भारत है और 7 देश जो है ये टोटल का उत्सर्जन जो है वो 55% का करते हैं। और आपको जरूर ध्यान रखना है कि कॉप 27 में इन्हीं बातों पर चर्चा की जानी है कि ये ग्लोबल उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, इसको कैसे घटाया जाए। साथ ही साथ एक प्रश्न याद रखना है कि भारत कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा कब तक का इन्होंने किया है? तो 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने की बात की घोषणा कर चुका है। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको जरूर याद रखना है कार्बन न्यूट्रल जो एयरपोर्ट है भारत का वो कौन सा है? तो लेह
हवाई अड्डा जो है ये कार्बन न्यूट्रल है और ये भारत का एकमात्र कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है जो कि लेह में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में शीर्ष सम्मान जीता है? मतलब प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए पहला दिया गया है राजस्थान, दूसरा दिया गया हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा या उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला शीर्ष राज्य के रूप में है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ जो है इसकी राजधानी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल के रूप में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं यहाँ की राज्यपाल के रूप में हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। अगर हम बात करें आबादी या जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और अगर हम ये क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा ये स्थान इसका है? तो आपको याद रखना है पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें हाल ही में पुरस्कारों में तो अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की तो यहां भी पहले स्थान पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। अगर हम बात करें आलू उत्पादन, सब्जी उत्पादन और दूध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहां बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय विरासत संस्थान बनाए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय विरासत संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है। तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहां? उत्तर प्रदेश में, जो कि देश का 33वां होगा और उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा। सर्वाधिक आर्द्र भूमियों की संख्या किस प्रदेश में है? तो पहले स्थान पे तमिलनाडु में आर्द्र भूमियों की संख्या 14 है, जबकि दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, आर्द्र भूमियों की संख्या 10 है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें राजस्थान से तो आपको जरूर याद रखना है स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। साथ ही साथ ये किससे संबंधित है? जैन मुनि से संबंधित है। अगर बात करें भगवान शिव का विश्व रूपम जो मूर्ति है इसकी स्थापना कहां की गई है? तो राजसमंद जो कि कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, यहां स्थापित किया गया है। अगर बात करें हरियाणा की तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? तो पंचकुला हरियाणा में। और 5वां संस्करण जो कि 2023 में आयोजित होना है यह कहां किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के 6 शहरों में किया जाएगा। गुजरात की बात करें तो 36वां राष्ट्रीय खेल जिसका शुभंकर सावज था, इसका समापन किया गया है हाल ही में। कहां? तो गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया गया था, गुजरात के 5 शहरों में। यहां देखिए आपको पिक्चर दिखाया गया है जो कि आपको दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए उत्तर प्रदेश पहले राज्य के रूप में चुना गया है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला है फार्म डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस।
ये पुस्तक का नाम है, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए विकल्प दिया गया, पहला अरुंधति राय, दूसरा चेतन भगत, तीसरा गीतांजलि श्री, चौथा बिमल जालान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, बिमल जालान। बिमल जालान जी द्वारा फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आपको जरूर बिमल जालान जी से याद रखना है, भारत के 20वें आरबीआई के गवर्नर के रूप में कौन कार्यरत थे? तो बिमल जालान जी थे। साथ ही साथ इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। अब बात हो रही पुस्तकों की, तो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला विजेता हैं और ये गीतांजलि श्री हैं, जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना है इनकी कृति क्या है, रेत की समाधि, और डेजी के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है और उसे टॉम्ब ऑफ द सैंड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें चेतन भगत के, तो आपको जरूर याद रखना है ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, हाफ गर्लफ्रेंड और इंडिया मेकिंग ऑसम। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया पॉजिटिव जैसी पुस्तकें किसकी हैं? तो चेतन भगत की हैं। अगर हम बात करें अरुंधति राय के बारे में, द स्मॉल थिंक ऑफ गॉड, द स्मॉल थिंक ऑफ गॉड, ये किसकी पुस्तक है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसी कारण ये चर्चा में भी रहता है। 1997 में इनको इस बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, द स्मॉल थिंक ऑफ गॉड। और ये किसकी प्रसिद्ध बुक है? तो ये अरुंधति राय की प्रसिद्ध बुक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, ये किसकी बुक है? तो रामदरस मिश्रा जी का बुक है और इसीलिए इनको 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा जी को। अगर बात करें महाबली की, तो महाबली के लिए 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे? तो आपको याद रखना है असगर वजाहत जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यहां सम्राट अशोक की, तो आपको याद रखना है ये दया प्रकाश सिन्हा की कृति है और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसके लिए दिया गया है? तो सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सफल होने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देख लें। अगला है, देखिए पिक्चर के माध्यम से बिमल जालान जी के बारे में फ्रॉम, देखिए यहाँ पुस्तक का नाम भी दिया गया है, यहाँ मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर के रूप में इसको इन्होंने किया है। और ये पिक्चर है बिमल जालान जी का। ये भारत के 20वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें कि वर्तमान में भारत आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी जो हैं, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को जागरूकता प्रसारित करने के लिए दिए जलाओ पटाखे नहीं आरंभ किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया है राजस्थान, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, चौथा हैदराबाद। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, दिल्ली में यह प्रारंभ किया गया, दिए जलाओ पटाखे नहीं, क्योंकि वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है, जिससे वायु प्रदूषण कम किया जा सके। आपको ध्यान रखना है, दिल्ली संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था।
तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। साथ ही साथ विधानसभा की सीटें 70 घोषित की गई थी और मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 10% अधिकतम मंत्री होने का जो उल्लेख है वो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और एकमात्र राज्य जो है वो कहां है, दिल्ली है, जिसमें मात्र 7 मंत्री हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। जबकि 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है, आपको जरूर याद रखना है 2003 में। साथ ही साथ अगर हम बात करें, पूछा जाता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी में निर्णय लिया गया कि कलकत्ता के राजधानी के स्थान पे दिल्ली को राजधानी बनाया जाए और 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया गया। अगर हम बात करें कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं। साथ ही साथ अगर उपराज्यपाल जी के बारे में बात करें तो विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं ये उपराज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें दिल्ली से तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नो डस्ट अभियान किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो नो डस्ट अभियान जो है यह अभी दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है आपको, हरियाली योजना कहां से प्रारंभ किया गया था, तो वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जो कि भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा हरियाली योजना प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है, चंडीगढ़ से 47वां जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां बुलाई गई थी, तो चंडीगढ़ में बुलाया गया था। अगर बात करें हैदराबाद की तो मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग किससे प्रदान किया गया है, तो हैदराबादी हलीम को दिया गया है, जो कि एक प्रकार का नॉन वेज डिश है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें, यह भी प्रश्न चर्चा में खूब रहा है। कर्तव्य पथ दिल्ली से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्तव्य पथ का नाम परिवर्तन किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, राजपथ के नाम से इन्हें जाना जाता था, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, कर्तव्य पथ। साथ ही साथ याद रखना है कि यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है, तो आपको याद रखना है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ अब की बार 2023 में नेताजी की कौन सी जयंती होगी, तो 125वीं जयंती होगी। इसी के उपलक्ष्य में मैं भी सुभाष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कहां से, लेह से प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस शाकनाशी रसायन का उपयोग कम करने की घोषणा किया गया है, तो यहां ध्यान रखना है ये शाकनाशी है, तो पहला दिया गया है ग्लाइकोसेट, दूसरा दिया गया है डाइक्लोफिनेक, तीसरा AB दोनों, चौथा लंपी प्रोबाइक। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही है। ग्लाइफोसेट जो है एक प्रकार का शाकनाशी रसायन है, और इस रसायन के उपयोग पर बैन लगाने की बात हो रही है, क्योंकि यह कैंसर
कारक, कैंसर कारक के रूप में अध्ययन के द्वारा पता चला है कि यह कैंसर कारक के रूप में है। और तमाम सारे देशों में ग्लाइफोसेट को उपयोग में लाने से प्रतिबंधित भी किया गया है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित कैंसर से, तो आपको कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओंकोलॉजी कहते हैं। और कोशिकाओं का अनियंत्रित बढ़ना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। अगर हम बात कर लें डाइक्लोफिनेक की, तो आपको याद होगा गिद्धों की संख्या में निरंतर गिरावट का एक मुख्य कारण कौन सी दवा रही है जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, वो डाइक्लोफिनेक रही है। आपको यही याद रखना है, गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य के द्वारा सदस्य टीम का गठन किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा गिद्धों के संरक्षण से संबंधित एक कमेटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो लंपी प्रोबैक, यह भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित दवा है जो कि पशुओं में फैलने वाली लंपी बीमारी प्रचलित थी, जिससे बहुत सारे पशुओं की जान चली गई। इसमें बुखार का होना, साथ ही साथ उनके शरीर में विकृति का आ जाना इसका मुख्य लक्षण था। और यह पहला लंपी प्रोबैक नामक दवा बनाया गया था, स्वदेशी निर्मित है और जानवरों से संबंधित यह था, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कितना मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, तो यहां सिर्फ आपको डाटा याद रखना है। देखिए पहला दिया गया है 343.33 मिलियन टन, दूसरा दिया गया है 550.42 मिलियन टन और तीसरा 242.50 मिलियन टन और अंतिम विकल्प जो है 310.52 मिलियन टन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, 342.33 मिलियन टन भारत सरकार के द्वारा बागवानी जो है इसके उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। अब अगर हम बात करें कृषि मंत्रालय की, तो सबसे पहला प्रश्न आपको यही पूछा जा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम क्या है, तो नाबार्ड जो है ये कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती है। अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 ईस्वी में 82 ईस्वी में शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसका गठन हुआ था, नाबार्ड का गठन किया गया था। अगर बात करें कृषि मंत्रालय के द्वारा एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम क्या है, जागृति ऐप या जागृति पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है, तो कृषि मंत्रालय से संबंधित है। अगर हम बात करें यहां गन्ना की साथ ही साथ आलू की और दूध का, साथ ही साथ सब्जी उत्पादन का, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें सोयाबीन या सोया सिटी के नाम से भारत में कौन सा राज्य जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सोया सिटी के रूप में भारत का मध्य प्रदेश जो है ये सोया सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आपसे दो शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए, रख हौसला बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सब्र करना है, यकीन मानिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं क्रम वचनों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।